नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना परिवार को बधाई भी दी। इस दौरान उन्होंने छत्रपति शिवाजी को याद करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि नौसेना दिवस का कार्यक्रम सिंधुदुर्ग में रखा गया है, जहां दुनिया में सबसे पहले छत्रपति शिवाजी के नौसेना की अवधारणा रखी। जिसके साथ ही कहा कि निराशावाद की राजनीति को हराकर लोगों ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कसम खाई है। यह कसम हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। यही प्रण देश का वो गौरव लौटाएगा जिसका ये देश हमेशा से हकदार है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद इंडिया गठबंधन सक्रिय हो गई है, जिसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन की सारी पार्टियों को दावत दिया है। 3 महीने के बाद सारी पार्टियां एक टेबल पर बैठेंगी। वहीं कई पार्टियों के दिग्गजों ने 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने साथ बात रखी है। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे नीतीश कुमार जी में वो सब क्रेडिबिलिटी है, एक अच्छे राजनेता का, जो जिनमें पारदर्शिता है, जिनमें शासन का मूल मंत्र है, जिसमें शोषित दलित वंचितों के प्रति संवेदना है। और अपने 18 साल के कार्यकाल में उन्होंने बिहार जैसे राज्य में ये करके दिखाया है। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमारी, हम सब ये समझते हैं कि 2024 में ये जो देश का सबसे बड़ा चुनाव है। समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की ताकत में है, शक्ति में है। बीजेपी आरएसएस का कोई मुकाबला हिंदी पट्टी में अगर देखा जाए जो कर सकती है पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है। बलबूते चुनाव जीत लेंगे और ग्लोरी किसी के साथ शेयर ना हो पाए, इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सारे गठबंधन के साथी उनकी मदद करने को तैयार थे, चुनाव प्रचार में साथ देने को तैयार थे। हम लोगों ने इक्की दुक्की सीट मांगी, उस पर भी बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां नेताओं के बारे में की गई। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी कहां कमजोर पड़े। वहां राहुल गांधी ने कोशिश की, प्रियंका गांधी ने कोशिश की, लोगों ने समर्थन भी दिया, फिर भी उम्मीद नहीं थी इतना भारी बहुमत बीजेपी को मिला है, तो लोगों के मन में शंका है। जो 3 स्टेट में भाजपा ने जीत हासिल की है, वो भाजपा का सक्सेस नहीं है, वो कांग्रेस का फेलियर है। कांग्रेस फेल किया है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं, तो क्या करे। एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। जो भी रिजल्ट्स आते हैं 2018 के रिजल्ट्स देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पे वोट करती है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। अभी 2024 के चुनाव में काफी विलंब है और मुझे लगता है तब तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का परिणाम 20 साल पहले भी आया था। कांग्रेस 3 स्टेट हार गई थी, फिर उन्होंने 2004 में वापसी की और बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने वापसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई परिणाम खराब आया तो आगे नहीं होगा। जनता हमेशा देखती रहती है और आप जनता को बार बार गुमराह नहीं कर सकते। 3 राज्यों में बीजेपी की ताबड़तोड़ एक तरफा जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने भी बीजेपी की विजय राय को गति देने और तीनों राज्यों में धमाकेदार जीत दिलाने की अहम भूमिका निभाई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी की हैट्रिक में बुलडोजर बाबा की भी रही धूम। योगी का स्ट्राइक रेट सुपर, मायावती और अखिलेश का नहीं दिखा दम। सीएम योगी के प्रचार ने भी दी 3 राज्यों में जीत को धार। तो आखिरकार 4 राज्यों में
विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के खाते में 3 राज्य एक तरफा आए, तो ऐसे में सवाल उठा कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार ने सियासी फिजाओं का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ने का काम किया। इन 3 राज्यों में बीजेपी ने राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भी चुनावी एजेंडे में रखा था और सीएम योगी उस सियासी एजेंडे के सबसे बड़े मुखर चेहरे थे। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो हिंदुत्व का झंडा उठाए सीएम योगी ने 4 राज्यों में कुल मिलाकर 57 रैलियों में 90 से ज्यादा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी और आलम यह रहा कि अधिकांश सीटों पर योगी का असर दिखाई दिया और लगभग 40 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब हुई। इतना ही नहीं, तेलंगाना में पार्टी भले ही दहाई के नीचे रही हो, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने सीएम केसीआर को मात देकर चौंका दिया। बीजेपी की जीत को धार देने में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार की सबसे बड़ी भूमिका रही। विकास की योजनाओं के साथ ही राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के मुद्दे को मुखरता से उठाना भाजपा को रास आया। यूपी में योगी ने जहां जहां चुनावी सभाएं की, उसमें लगभग 50% सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक योगी भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहे, जहां मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी की रही। भले ही यूपी में बैठकें, दौरों और बड़े आयोजनों के बीच योगी आदित्यनाथ ने चुनावी राज्यों में संगठन के निर्देश पर प्रचार किया। न सिर्फ प्रचार किया बल्कि जीत की गारंटी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ बने। आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर प्रचार किया था। इसमें से 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। राजस्थान में भी बीजेपी की जीत वाली 15 से ज्यादा सीटों पर योगी ने प्रचार किया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजवर्धन सिंह राठौर की सीट भी शामिल है। तिजारा से महंत बालकनाथ को भी जीत मिली है और उस वक्त योगी भी उनके साथ थे। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के चेहरे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की राजनांदगांव के साथ साथ 4 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने मेहनत की थी। इसमें से साजा सीट शामिल है, जहां से ईश्वर साहू बीजेपी के उम्मीदवार थे। इनके बेटे मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे। याद हो तेलंगाना में सिरसापुर। बात अगर योगी आदित्यनाथ की हो रही है, तेलंगाना का जिक्र इसलिए भी जरूरी है। सिरपुर सीट से योगी ने प्रचार की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ टी राजा सिंह के घोषा महल सीट पर भी बीजेपी को जीत मिली है। वहीं 3 राज्यों में जीत का सियासी असर अब यूपी की सरहदों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भले ही मध्य प्रदेश के चुनावी रण में खूब पसीना बहाया, मगर साइकिल कुछ कमाल नहीं कर पाई। अब सपा के नेता भी कांग्रेसियों को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ गए। समाजवादी पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था। परिणाम समाजवादी पार्टी का अनुकूल नहीं आए, लेकिन समाजवादी पार्टी अब मध्य प्रदेश से कहीं जाने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यालय के लिए जमीन ले ली है। गरीब नौजवानों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की लड़ाई मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी, चाहे हमारी सदन में संख्या हो या न हो। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़े दिल के साथ इस गठबंधन को चलाना चाहिए था, जो उसने नहीं चलाया। कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। अगर देश से भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो बड़े दल को बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। तो साफ है, चुनाव के नतीजे अब यूपी की सियासी फिजाओं को बदलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस का हाथ थाम अखिलेश अपनी साइकिल को रफ्तार देने के मूड में आगे होंगे? लगता तो मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अब झारखंड की सियासी फिजाओं में हलचल तय है, जहां बीजेपी की जीत से उत्साहित बाबूलाल मारंडी और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही सरकार आने के बाद एनआरसी लागू करने की भी बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदर्शन के बाद सरकार चला रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस में गठबंधन की गांठ को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में बीजेपी की जीत का असर झारखंड में क्या रंग लाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 3 राज्यों में जीत से गदगद भाजपाई दावा कर रहे हैं कि अब इसका असर झारखंड की सियासत पर भी पड़ना तय है। दावा ये तक किया जा रहा है कि हार से हड़कंप मचने वाला है और गठबंधन की चल रही सरकार में कांग्रेस के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या चुनावी नतीजों के बाद गठबंधन की गांठ क्या झारखंड में भी ढीली होगी? क्या वाकई में इन नतीजों से जेएमएम और कांग्रेस के रिश्तों में सियासी उतार चढ़ाव होगा? इस वक्त राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है। वैसे भी इन दिनों मुख्यमंत्री आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पर पूरा जोर दे रही है। सोमवार को भी सीएम ने गिरिडीह पहुंचकर एक बार फिर से सियासी संदेश देने की कोशिश की, मगर राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि कांग्रेस की इतनी बड़ी हार का असर झारखंड की सियासत पर पड़ना तय है। देश में हाल में 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम आ गए हैं और विशेषकर जो हिंदी बेल्ट के 3 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसमें जिस तरह से केंद्र की सत्ताधारी भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है, वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए एक बड़ा संदेश है। और चूंकि झारखंड में भी कांग्रेस के साथ मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है, तो अब उसके लिए एक बड़ा संदेश है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो उसकी एक राजनीतिक मुहिम रही है, उसको कांग्रेस के साथ रहते हुए वो कितना आधार दे पाएगी, ये विचारणीय है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार इन परिणामों के बाद ईडी और इनकम टैक्स से जो कार्रवाइयां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हेमंत सरकार से जुड़े हुए अन्य अधिकारियों एवं मंत्रियों के खिलाफ जिस तरह से वो जांच और अन्य कार्रवाई कर रही थी, उसमें तेजी आने की आशंका है। ऐसे में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले झारखंड सरकार में और झारखंड में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में सभी 81 सीटों पर चुनाव के लिए बीजेपी भी रणनीति का ताना बाना बुन रही है। अगला झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर-दिसंबर 2024 में होने वाला है, यानी कि साल के आखिर में। मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों इसी साल होंगे, जहां एक तरफ जेएमएम के सबसे बड़े चेहरे हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर पूरा जोर दे रही है। वहीं सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के सत्ता में आने पर एनआरसी का दावा खेल दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन चुनावी नतीजों का असर झारखंड की सियासत पर भी पड़ना तय है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। लैंसडौन में भाजपा के विधायक और सिद्ध बलि मंदिर के महंत दिलीप सिंह रावत इन दिनों अपनी दबंगई के कारण चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले विधायक एक अधिकारी पर इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने महिलाएं तक को मारने और पीटने की धमकी दे दी। अब विधायक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लो जी, विधायक महंत दिलीप रावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। कोटद्वार के कोड़िया चेक पोस्ट पर बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के ऊपर भाजपा विधायक हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। याद होगा आपको, हाल ही में भाजपा के विधायक दिलीप रावत का एक अफसर से उलझना वीडियो जब वायरल हुआ था, तब सवाल खड़े हुए थे। विधायक सड़क पर ही पहले गाड़ी से उतरते हैं,
गाड़ी से उतरते ही अधिकारी को डराते हैं, धमकाते हैं, उंगली दिखाते हैं और फिर उसके बाद वीडियो वायरल होता है। सवाल खड़े होते हैं, मगर उसके बाद अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सिद्धि बली मंदिर में इन दिनों चल रहे मेले का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले विधायक महंत दिलीप रावत किसी युवक पर हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद एक युवक लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का गमछा पकड़ता है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उस युवक की पिटाई कर डाली और विधायक जी देखते रहे और अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उस युवक ने देवता अवतरित होने का स्वांग रचा था और विधायक जी से रहा नहीं गया। विधायक जी गुस्से में आ गए और उसके बाद विधायक जी के समर्थक कार्यकर्ताओं ने युवक की चिमटे से पिटाई कर डाली, जो वीडियो में साफ तौर पर दिखता है। वैसे कुछ ही समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा विधायक का इस तरह का वीडियो बार बार वायरल होना बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रहा है और विपक्ष के निशाने पर बीजेपी के विधायक आ रहे हैं। माननीय विधायक श्री दिलीप रावत जी के बारे में जो वीडियो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि विधायक जी के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा था। कुछ लोग वहाँ पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और विधायक जी उनके पास जाकर के उनको अलग करने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, प्रचंड बहुमत का नशा भाजपा की, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे अन्य नेता हों, सबके सिर चढ़ के बोल रहा है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं जो है प्रदेश की जनता के सामने आती है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में अपने ही जो है संघ के कार्यकर्ता से खुद सरेआम मारपीट करते हुए, गाली गलौज देते हुए नजर आए। उसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी अपने समर्थकों से जो है एक युवक को कैंट में पिटवाते हुए नजर आए। पहले चालान कटने पर कर्मचारी को धमकाया, अब मंदिर परिसर में ही युवक को पिटवाया। लैंसडाउन विधायक की नॉन स्टॉप दबंगई की तस्वीरें क्या संकेत देती है? ये कि क्या ये सत्ता की हनक है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।